सांख्यिकी की सीरीज में वीडियो नंबर 8। और ये सांख्यिकी किसके लिए? ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए। बीए, बीकॉम, एमकॉम की ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और हमारा आज का टॉपिक है सारणियन। टेबुलेशन क्या होता है, सारणियन किसे कहते हैं, सारणियन के कितने प्रकार है, कैसे बनाते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है या फिर यूँ कहें कि आप स्टैटिक्स के स्टूडेंट है। हर एक सांख्यिकी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है टेबल बनने के। टेबल से किस तरह से टेबल बनाया जाता है, सारणी बनाया जाता है। तो सारणी किसे कहते हैं? सारणी एक्चुअली में क्या होता है? सांख्यिकीय सारणी खानों और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। टेबल आपने देखा होगा, ये टेबल होता है, ठीक है ना, जहाँ पर लाइनें बनी होती है इस तरह से। तो ये जो खाने हैं और पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ मतलब कॉलम्स, खाने मतलब कॉलम्स और पंक्तियाँ मतलब रोज। इस तरह जो टेबल बनाया जाता है और इस टेबल में जब आंकड़ों को दर्शाया जाता है, इसी को हम सारणी बोलेंगे। और इस सारणी में दर्शाने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सारणियन बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो डेटा मैनेज नहीं होता है, वो व्यवस्थित नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता, उसको हम यूं ही नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो अव्यवस्थित होता है, ठीक है ना। वो गलत तरीके से यूज़ किया और हमने केवल डेटा उठाया और कलेक्ट कर लिया। आप उसको सही तरीके से रखना भी होता है, सजाना संवरना होता है। और सजाने संवरने के लिए व्याकरण ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा कि गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों को अलग अलग ग्रुप में, समूहों में बांट के रखा जाता है। अब उन समूहों को जब सारणी के रूप में शो किया जाता है, यानी कि टेबल के रूप में शो किया जाता है, तो वही सारणियन होता है। अब ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कभी भी हम अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत समंकों को स्पष्ट या व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के बाद ही समझ सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए सारणियाँ समंकों को उचित रूप प्रदान करती हैं। सारणी ही है जो समंकों को सबसे पहले एक रूप प्रदान करती हैं, एक व्यवस्थित रूप, क्रमबद्ध रूप, जहाँ पर आसानी से हम समंकों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार से समंकों को खानों में यानी कि कॉलम्स में, पंक्तियों यानी कि रोज में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया या व्यवस्था ही सारणियन कहलाता है। अब सारणियन को पंक्तियों में, खानों में क्यों किया जाता है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? सारणियन के उद्देश्य। प्रोफेसर लिंडक्विस्ट के अनुसार एक सारणी का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों के समूहों को संक्षिप्त बनाकर तथा उस उद्देश्य के अनुसार जिसके लिए उसका प्रयोग करना है, सरलतम रूप में प्रस्तुत करना होता है। यानी कि आपके पास सारणी को बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप आंकड़ों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। और सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसको टेबल का यूज किया जाता है। इस प्रकार से सारणियन के जो प्रमुख उद्देश्य आते हैं, उसमें कुछ उद्देश्य ये है कि अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना। सारणी ही बताता है कि हम इस सारणी को क्यों बना रहे हैं, हम आखिर आंकड़ों को क्यों संग्रहित किए। क्यों? सारणी जब बनाते सबसे पहले सारणी का शीर्षक लिखा जाता है और शीर्षक से ही पता चल जाता है कि सारणी को या फिर आंकड़ों को क्यों कलेक्ट किया गया है। यानी कि सबसे पहला तो ये हो जाता है हमारा अनुसंधान का। अनुसंधान का मतलब ये होता है कि हमारे पूरे विश्लेषण का उद्देश्य पता चल जाता है। तथ्यों की विशेषताओं का स्पष्टीकरण, तथ्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में संपूर्ण स्पष्टीकरण मिल जाता है। न्यूनतम स्थान में तथ्यों का प्रस्तुत सारणियन का दूसरा होता है, क्योंकि जो डेटा हमें प्राप्त होता है पहले से ही, वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। उनको मैनेज करने के लिए उन सबको छोटा करके एक न्यूनतम जगह पर, छोटी सी जगह पर प्रस्तुत करना और समझने लायक बना देना, आकर्षित बना देना ही सारणी का प्रमुख उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट है सांख्यिकीय विश्लेषण को सुगम बनाना। आंकड़ों को समझना, आंकड़ों को पढ़ना, आंकड़ों का विश्लेषण करना ही, और वो भी किस तरीके से? सुगम यानी कि सरल तरीके से। यही सारणी की विशेषता होती है, उद्देश्य होता है कि आपके लिए जो आंकड़े हैं उनको सुगम बना दिया जाए। अब सारणियन बना करने के बाद कौन कौन से लाभों की प्राप्ति होती है? क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तो लाभ प्राप्त। लाभ क्या होता है? सबसे पहले जो भी जटिल तथ्य होते हैं वो बिल्कुल सरल बन जाते हैं, ईजी बन जाता है। तथ्य मतलब आंकड़े, जो डेटा है वो इजी हो जाता है। मित व्ययता होती है, हमें कागज कलम के ऊपर कम व्यय करना होता है, हमारा समय कम व्यय होता है। क्यों? क्योंकि अब टेबल छोटा सा बन के होता है, हमारी ज़्यादा समस्या नहीं होती समझने में।
तुलना करने में सहायक, टेबल बनाने के बाद एक साल का अगर दूसरे साल के साथ सेम डेटा का तुलना करना चाहे कर सकते हैं, एक स्थान का दूसरे स्थान के साथ तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा अब एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है। सांख्यिकी गणनाओं में सहायक, आगे जाके सांख्यिकी गणना करना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका निकालना है, विचलन निकालना है, वो आसानी से निकाला जा सकता है सारणी के माध्यम से। वर्गीकरण में सहायक होता है, अलग अलग वर्गों में बांटना होता है, वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट है निर्वचन एवं प्रदर्शन में सहायक, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सारणी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये पूरी डेटा को जो है सही तरीके से प्रस्तुत भी करता है। अगर आप सारणी बनाने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना होगा कि एक उत्तम सारणी के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, कि आप सारणी बनाने में क्या क्या ध्यान में रखें। सबसे पहली बात तो आप जब बना रहे वो आकर्षक होना चाहिए। सारणी आकर्षक नहीं होगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, समझने में अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ एट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रबंध योग्य आकार होना चाहिए, इसका आकार ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, हेडिंग सबहेडिंग के यूज हद से ज़्यादा कर दिया, ऐसा भी नहीं है। प्रबंध योग्य होना चाहिए, यानी कि आराम से इसको मैनेज किया जा सके। तुलनात्मक होना चाहिए, हम सारणी को इस तरह से तैयार करें कि एक मॉडल रूप हो और उसी सारणी का अगले साल के ये दूसरी तरह की सारणी के साथ आराम से तुलना कर सके। सारणी आपके उद्देश्य को प्रस्तुत करता हुआ होना चाहिए, आपकी जो उद्देश्य अनुसंधान का उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग होना चाहिए, इसका एक नियम होना चाहिए, नियम के अनुसार जो फॉर्मेट बना हो तो उस फॉर्मेट के प्रयोग के आधार पर जो है सारणी को बनाया जाना चाहिए। साथ ही सारणी स्पष्ट और सरल होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जितना ज़्यादा सरल होगा समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं सारणी के प्रारूप की। सारणी जब बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले होती है सारणी संख्या, यानी कि टेबल नंबर, कौन से नंबर का बना रहे। उसके नीचे आता है शीर्षक, सारणी का शीर्षक आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ नोट वगैरह होता है, उसके नीचे यहाँ पर एक कोने में लिख देते हैं। फिर आता है आपका टेबल, इस तरह से टेबल बनता है। देखिए ये जो बना हुआ लाइंस इसको बोलते हैं रोज, और ऊपर से सीधे नीचे क्यों आता है इसको बोलते हैं कॉलम्स, यानी कि खाने, ठीक है ना। जहाँ पर ऊपर लिखा जाता है शीर्षक जिसको बोलते हैं कैप्शन, एक तरफ टोटल करना है तो टोटल, फिर होता है स्टेप हेड्स और फिर कैप्शन। ये पूरा जो बीच में जगह होता है ये होता है बॉडी टेबल की, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं और डेटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है रो हेडिंग, नीचे फिर टोटल आ जाता है, यानी कि ये पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम टेबल तैयार करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब टेबल को तैयार करने के बाद समझना पड़ता है कि टेबल्स कितने प्रकार के, यानी कि सारणी के कौन कौन से प्रमुख प्रकार होता है। सारणी के प्रकार को बात करें तो इसको 3 प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया आता है। सारणी उद्देश्य के आधार पर, सारणी मौलिकता के आधार पर, और सारणी रचना के आधार पर। उद्देश्य के अनुसार सारणी 2 प्रकार की होती है, सामान्य उद्देश्य सारणी और विशेष उद्देश्य सारणी। मौलिकता के आधार पर सारणी भी 2 प्रकार की होती है, मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। और रचना के आधार पर सारणी भी 2 प्रकार की होती है, सरल सारणी, जटिल सारणी। और यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जटिल सारणी भी 3 प्रकार की होती है, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी, और यहाँ पर 3 से ज़्यादा गुणा जाता है, यानी कि बहुगुणी सारणी, ठीक है ना। अब इन सभी को एग्जाम्पल के साथ अलग अलग समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है उद्देश्य के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस, दूसरा होता है विशेष उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पस। सामान्य उद्देश्य, इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, सारणियों को केवल एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, केवल टेबल बना दी, केवल एक सरलता आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए इसको बनाया जाता है, कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है इसका, ठीक है ना। नॉर्मली हम टेबल बना के छोड़ देते हैं। जबकि विशेष उद्देश्य वाली सारणी ऐसी उद्देश्य होती है जिसका एक बनाने के पीछे उद्देश्य ही होता है, यानी कि एक मेन पर्पज होता है। जैसे पर एक ऐसे टेबल जहाँ पर केवल साक्षरता दर्शाने वाले आंकड़े होने चाहिए, एक ऐसा टेबल जहाँ पर केवल महिला और पुरुष के बीच में साक्षरता दर्शाने वाला होता है, ऐसा टेबल जहाँ पर किसी स्कूल के छात्रों की संख्या को बताता हो। इस तरह के जो उद्देश्य वाली होती है, जो उद्देश्य की पूर्ति करे, उसी को हम विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहते हैं। जबकि सामान्य उद्देश्य में कोई उद्देश्य नहीं होता, नॉर्मली केवल एक व्यवस्थित तरीके से आंकड़ों को रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी है मौलिकता के आधार पर, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। मौलिकता के आधार पर कि मौलिक है या नहीं है, इसके आधार पर 2 कैटेगरी होती है। एक है मौलिक सारणी, दैट मीन्स कहते हैं ओरिजिनल टेबल, दूसरा होता है व्युत्पन्न सारणी, दैट इज डेरिवेटिव
टेबल्स। मौलिक सारणी वैसी ऐसी सारणी होती है जहां पर समांकों को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसको संकलित किया जाता है, यानी कि डेटा आपके पास जैसा आया है उसको वैसे ही आपने टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया, आपने डेटा के बीच में कोई भी चेंजेस नहीं किया, ठीक है ना। जबकि व्युत्पन्न सारणी, डेरिवेटिव सारणी ऐसी सारणी होती है जहां पर जो समांक होते हैं उसको उसी रूप में ना दर्शाकर उसको उसके बदले हुए रूप में, चाहे उसका योग करके या माध्य निकालकर या प्रतिशत निकालकर या अनुपात के आधार पर या गुणक के आधार पर, जैसा भी हो, ठीक है ना, उसको रूप बदलकर जब आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है सारणी में, उसे व्युत्पन्न सारणी कहते हैं, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम देखें तो सारणियां जो है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले सरल या एक गुणी सारणी, इसको बोलते हैं सिंपल टेबल। इसलिए सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल आंकड़ों की एक ही विशेषता के आधार पर टेबल तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बरेली कॉलेज बरेली में छात्रों की संख्या को दिखाना, एक तरफ हो गया क्लास का नाम, दूसरी तरफ हो गया छात्रों की संख्या। नॉर्मल क्लास एंड छात्रों की संख्या, केवल एक ही गुण दिखाया गया और कुछ नहीं, इसे बोलेंगे सरल सारणी। इसके बाद है जटिल सारणी, जहां पर एक से ज्यादा गुण होते हैं और गुणों के आधार पर बांटे। सबसे पहले है द्विगुणी सारणी, जहां पर समांकों की दो विशेषताओं को प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल, बरेली कॉलेज बरेली में छात्रों की संख्या को दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कक्षा और लिंग भी आ जा रहा है, यानी कि सेक्स भी आ जा रहा है। जहाँ पर क्लास के हिसाब से बॉयज एंड गर्ल्स दो ग्रुप में बांट दिया गया और उनका टोटल लिख दिया गया। ये जो सारणी है देखिए, क्लास प्लस आपके जो है सेक्स यानी कि जेंडर को भी शो किया जा रहा है। यहाँ पर दो गुण आ गए, इसी को द्विगुणी सारणी बोलते हैं। जहाँ पर सारणी में तीन विशेषताएं आ जाती हैं उसे त्रिगुणी सारणी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बरेली कॉलेज बरेली में छात्र संख्या को दिखाना है, जहाँ पर कक्षा, लिंग और रोजगार तीनों चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास हो गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, गर्ल्स एम्प्लॉयड कितनी है, अनएम्प्लॉयड कितनी, फिर उनका टोटल। ये जो बनता है इसको बोलते हैं त्रिगुणी सारणी। और इसके आगे बढ़ जाएं तो जहाँ पर तीन से अधिक गुण होते हैं कि बहुत ज़्यादा गुणों को दिखाया जाता है, उसे हम बहुगुणी सारणी कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल बोलते हैं। जैसे बरेली कॉलेज बरेली में छात्रों की संख्या दिखाना, जहाँ पर कक्षा, लिंग, आयु और निवास, तो चारों चीज़ों को शो करना है, उसे हम बहुगुणी सारणी बोलते हैं। यहाँ पर हमने क्या दिखाया, ये कक्षा, वर्ग, आर्ट्स एंड कॉमर्स, आयु, ठीक है ना, 16 से 20 वर्ष के बीच में, 21 से 25 और अबव 25। यहाँ पर लड़के, यहाँ पर गर्ल्स, उनका टोटल, बॉयज़ जो हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज़ जो डेली स्कॉलर है, डेली आने वाले हैं, उनका टोटल। इस तरह गर्ल्स का भी हॉस्टल में रहने वाली, डेली आने वाली, टोटल, फिर टोटल जो होता है उनका हॉस्टल का, डेली स्कॉलर का और टोटल नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम तीन से ज़्यादा गुणों को एक ही टेबल में शो करते हैं उसे हम बहुगुणी सारणी बोलते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारणी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में, ध्यान में रखिएगा। आपके लिए पूरी वीडियो को देख लिया होगा आपने, लाइक जरूर कीजिए, और हाँ कोई डाउट रह जाता है सारणी से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट जरूर कीजिए, और अपने ग्रेजुएशन वाले दोस्तों के बीच में मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।